मुद्दा संघर्ष और अधिकार की बात। वह खबर चाहे जो भी हो, लोक असर का स्पष्ट नज़रिया होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विचारधारा की जो सबका विकास नहीं बल्कि सबका उदय की बात करती है। क्या आज के बाजारवाद और चुनावी राजनीति के दौर में सर्वोदय प्रासंगिक है? क्या ये केवल आदर्श है या जमीनी विकल्प? इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है कृष्णा दुबे जी, जो लंबे समय से सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अभिवादन स्वीकार करिए दरवेश आनंद का लोक असर में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले दुबे जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक छोटा सा आपका परिचय हो जाए। कृष्णा दुबे, पांडेपारा बालोद, और मैं बालोद का ही निवासी हूँ। यहीं पला बड़ा हूँ और यहीं पे हम लोग एक बहुत कम उम्र में सर्वोदय संस्था का निर्माण किए थे। उसके साथ साथ हम लोग चल रहे हैं। साथ में राजनीतिक गतिविधि भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ के हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है और बड़े लोगों का सानिध्य, बड़े लीडरों का सानिध्य हमेशा हम लोग प्राप्त होते रहा है और हम लोग हमेशा जनहित में काम करना पसंद करते हैं। दुबे जी, पहला सवाल हमारा ये है कि सर्वोदय से कैसे जुड़ना हुआ और शुरुआत में कितने लोग जुड़े और किसका मार्गदर्शन रहा? हम लोग जब लगभग 10 साल के थे तो हम लोगों का एक मंडली था। बहुत कम उम्र में हम लोगों का बढ़िया एक टीम बन गया था पांडेपारा में और सब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे। हमारा एक बहुत अच्छा मित्र और हमारा मार्गदर्शक था वो प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। उनके माध्यम से हम लोग विनोबा भावे जी के जो कार्यक्रम हैं उनसे हम लोग प्रभावित होकर एक सर्वोदय मंडल का हम लोग निर्माण किए और सर्वोदय मंडल के माध्यम से जनहित के काम में 10 साल की उम्र में ही लग गए। तो पहले हम लोग नदी में घाट बनाना, नदी सफाई अभियान, इससे हमारा दिनचर्या शुरू होता था और फिर साथ में पढ़ाई लिखाई। मध्यम वर्गीय परिवार के थे तो हम लोगों के ऊपर परिवार का भी जिम्मेदारी था। हमको अर्थ व्यवस्था भी हमको खुद को करना पड़ता था। तो हमारे जितने साथी थे लगभग हम लोग 250 के करीब थे। पूरे एक ही मोहल्ले के थे हम लोग आसपास के वहाँ पे। और उसके माध्यम से सार्वजनिक काम जैसे कि लवारिस लाश, दाह संस्कार बाद में बनते गया। 10 साल की उम्र में तो हम लोग ये सब छोटे छोटे काम करते थे। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते गया हम लोग उस धारणा में बहते गए कि हमको कौन सा काम करना चाहिए। ऐसे हम लोग करते रहे और विधवा विवाह को भी हम लोग ने प्राथमिकता दिया था और 1-2 ठो विवाह भी करवाया था और जो आज सफल है भी। तो इस प्रकार से हम लोगों का सर्वोदय मंडल का और एक दूसरे के माध्यम से, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के थे, नौकरी मिलना मुश्किल था, तो हम लोग स्वावलंबन की ओर चले और स्वावलंबन की ओर चल करके जैसे हमारा उम्र करीबन 20-21 साल के आसपास पहुँचे हम लोग, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई हमको अब क्या करना चाहिए, परिवार चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम सब साथी बैठ करके आपस में एक दूसरे के मदद से, कहीं से कोई पैसा हम लोग को मिला नहीं, तो एक दूसरे के मदद से पहले एक दुकान डाले, ऑटो पार्ट्स का ऑटो सेंटर। फिर उसके बाद थ्रेड हाउस, बटन धागा का दुकान डाले, दूसरे साथी को डलवाए। फिर हम लोग टाइपिंग का दुकान डलवाए एक साथी को। ऐसे करते करते बालोद में सर्वोदय का पूरा बोर्ड नज़र आता था उस समय। तो लोग पूछते भी थे कि ये सर्वोदय क्या है। जो भी नया आदमी आता था तो बालोद में ये पूछता था कि ये सर्वोदय क्या है। ये कौन से सन की बात होगी? ये करीबन समझो 84-85 की बात। 84-85 से समझ लीजिए हम लोग 2003-4 तक के हम लोगों का दुकान यहाँ पे दिखता था। बीच में कुछ साथी इस दुनिया से चले गए, उनका बंद हो गया मान के चलिए, और कुछ साथी सर्विस में चले गए, कुछ लोग हम लोग रह गए। तो हम लोग का ये रहता था कि हम लोग इसके साथ साथ में जैसे समाज का कोई वो है, कोई नेता गड़बड़ कर रहा है, कोई अधिकारी गड़बड़ कर रहा है, तो हम लोग नाटक के माध्यम से लोगों के पास प्रदर्शित करते थे।
और बताते थे कि ऐसा हो रहा है, तो इससे हमको सतर्क रहना चाहिए। फिर हम लोग सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए, जैसे हमारा एक बहुत बड़ा मंचन नाटक हम लोग किए थे, जिसका हम लोगों को बहुत वो मिला, प्रशंसा मिला, इसका जिम्मेदार कौन, ये दहेज के ऊपर लिखे थे हम लोग, और उस नाटक का मंचन हम लोग बहुत जगह किए। वैसे ही भरम का भूत, जो सामाजिक कृतियाँ हैं, भूत प्रेत ये वो, उसके बारे में लिख के हम लोग मंचन के माध्यम से लोगों को बताया कि नहीं ये ऐसा होता है। इस प्रकार से हम लोगों का दिनचर्या था। उसी बीच में हम लोग कांग्रेस पार्टी से तो बचपन से जुड़ गए थे, क्योंकि हमारे मोहल्ला में स्वर्गीय मोहन पटेल जी रहते थे, उनके साथ जुड़े। उनके साथ जुड़ के हम लोग माननीय श्री झुमुकलाल जी, स्वर्गीय झुमुकलाल जी भेड़िया जी के साथ जुड़े, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर आदरणीय गुरुजी हीरालाल सोनभोईर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, आदरणीय जालम सिंह जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। हम लोग सर्वोदय मंडल के साथ साथ राजनीति से भी जुड़े रहे और हम लोग हमेशा सामाजिक कार्यक्रम को प्राथमिकता देते थे। दुबे जी, आगे बढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सर्वोदय की मूल भावना क्या है, क्योंकि आज की पीढ़ी तो सर्वोदय को जानती नहीं है। बिल्कुल, है ना, तो उसकी मूल भावना के संबंध में कुछ बताइए। तो मूल भावना हम लोगों का जो था, विनोबा भावे जी तो जमीन दान करके लोगों को बांटे, हम लोग वो काम नहीं कर पाते आज के परिवेश में, तो हम लोगों ने स्वावलंबन बनाने का काम किया, लोगों को मदद करके अपने साथियों को रोजगार से लगाना। और सामाजिक कार्यक्रम, कोई गरीब आदमी है जिनके यहाँ शादी होना है और यदि उसके पास पैसा नहीं है, तो हम लोगों के पास भी उस समय बहुत कम पैसा रहता तो था नहीं, घर में खर्चा मिल गया वो, और खुद जो कमाते थे वो, तो उसको मिला के हम लोग शादी कब करते थे उनको पता भी नहीं लगता था घर वाले को। और हमारा एक उसूल रहता था, जिनके यहाँ भी हम शादी में जाएंगे बर्तन तक को उठाएंगे लेकिन उनके यहाँ खाना नहीं खाएंगे। ये हम लोगों का एक सोच था, ताकि उनका बचे, क्योंकि उनके पास तो वैसे ही पैसा रहता नहीं था और उसमें हमको सहयोग करना है, तो फिर हम लोग खुद खाना खाएं तो बेचारा बचेगा क्या। तो इस टाइप से हम लोगों का कार्यक्रम चलता रहा। और क्या बोलते हैं, नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करना और स्वावलंबन बनना, खुद स्वावलंबन बनो। लोगों को वाटो सेंटर के माध्यम से हम लोगों ने आज कम से कम 30 से 40 लड़के को रोजगार के माध्यम बनाए। आज वो अपना जीवन सफल निर्वाह कर रहे हैं। आज तो दिल में लगा, बहुत कम उम्र में हम लोगों को सोचने समझने की शक्ति आ गया था, मान के चलो जी। तो हम लोगों ने सोचा जब विनोबा भावे जी इतना अच्छा काम किए हैं तो हम लोगों भी अपने स्तर में कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर संस्था के माध्यम से पहले छोटे छोटे काम किए, जैसे अब उस समय घाट की जरूरत पड़ता था, महिला जेंट्स अलग अलग नहाने की व्यवस्था बनाए। उस समय नदी से हम लोग शुरू किए, नदी की सफाई रखना, सफाई अभियान चलाना, अपने पारा मोहल्ला में सफाई अभियान चलाना, ये काम हम छोटे काम से शुरू किए। साथ में जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते गया, हम लोगों की सोच बढ़ती गई, पढ़ाई भी करते थे, काम भी करते थे, मध्यम वर्गीय परिवार के सब साथी थे हम लोग। एक हम लोगों का एक आत्मीयता जो था, संगठन जो था, उसके माध्यम से हम लोगों ने पढ़ाई करते करते साथ में स्वावलंबन की ओर बढ़ना पसंद किए। हम लोग नौकरी मिला नहीं मिला तो फिर जीवन यापन कैसे होगा, ये सब सोच करके हम लोगों ने, जैसे हम लोग 84 के दशक में आए, उस समय मैट्रिक में थे हम लोग, कुछ हमारे साथी हमारे से आगे थे, कुछ पीछे भी थे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कोई अच्छा काम करें, अपने जीवन के साथ साथ समाज में कुछ अच्छा चीज़ दे जाएं, कुछ समाज के लिए भी अच्छा कर जाएं। तो हम लोगों ने, जैसे आपका विधवा विवाह हो गया और लवारिस लादा संस्कार का कार्यक्रम, किसी के यहाँ शादी ब्याह में जरूरत पड़ता था उस समय सहयोग का, तो उसमें सहयोग करते थे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग एक सामाजिक स्तर का काम शुरू किया। बाद में फिर समाज की बहुत सारी बुराई, कहीं पे भ्रष्टाचार का मुद्दा तो कहीं कुछ मुद्दा,
ये सब चीज को हम लोग समझने लगे, तो इसके बारे में हम जनता को कैसे बताएं, कैसे जागरूक करें। तो हम लोगों ने नाटक लिखना शुरू किया। उस समय आदरणीय प्रेम साइमन जी थे, आदरणीय लोकेंद्र यादव जी थे जो नवयुवक मंडल का संचालन करते थे। तो उन लोगों से मिल करके, उन लोगों से राय लेके हमको कैसा करना चाहिए। वो लोकेंद्र यादव जी भी एक संस्था चलाते थे नवयुवक मंडल के माध्यम से, बहुत लड़का दमान उनका बहुत फेमस रहा। तो ये सब चीज से हम लोगों को सीख मिला। फिर हम लोगों ने प्रेम साइमन जी को बोल करके एक छोटा सा नाटक लिख के फिर बाकी अपने दिमाग से नाटक लिखना शुरू किए। और हम लोग इसका जिम्मेदार कौन दहेज के ऊपर लिखे थे, जिसमें हमारा किरदार निभाने वाला आदरणीय हमारा ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मंच पर आग लगा के मंचन किया था, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था और बहुत लोगों से प्रशंसा मिला। उस समय चीफ गेस्ट के रूप में आदरणीय उद्योग मंत्री स्वर्गीय झुमुकलाल जी भेड़िया यहाँ पे उपस्थित थे हमारे कार्यक्रम में, और उसके साथ साथ भरम का भूत। इस प्रकार से बहुत सारे नाटक का मंचन हम लोगों ने समाज के बीच में, समाज को जागरूक करने के लिए करते थे। तो उस समय आपके टीम में कितने लोग थे और उसकी शुरुआत कैसे हुई और किसका मार्गदर्शन रहा? हम लोगों का पहले 50-60 से शुरू हुआ, मोहल्ले के लोग थे। बाद में हमारे मोहल्ले में पढ़ने के लिए आसपास के लोग आए और साथी लोग। उन्होंने जब हम लोगों का विचारधारा देखा, हम लोगों का हाव भाव देखा, तो फिर उन लोग हमारे साथ जुड़ गए और सर्वोदय का एक कारवा कम से कम 200-250 के आसपास पहुंच गया था। और हमारा मार्गदर्शक मुख्य रूप से आदरणीय स्वर्गीय ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने शुरू किया। फिर उसके बाद मैं भी रहा 10 साल सर्वोदय का अध्यक्ष, और इसके माध्यम से हम लोग दुर्गा स्थापना, गणेश स्थापना, इसके साथ साथ सार्वजनिक हित का जो काम था वो करते थे। फिर स्वावलंबन के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ा कि हमको क्या करना चाहिए। पैसा तो किसी के पास था नहीं जी। तो सबसे पहले हम लोग एक दुकान स्थापित किए। इस दुकान को स्थापित, पहला दुकान 2 स्थापित हुआ, एक नहीं 2 हुआ। एक टाइपिंग सेंटर और एक मेरा सर्वोदय सेंटर। सर्वोदय में आपका ऑटो पार्ट्स, और ऑटो पार्ट्स तो नहीं के बराबर था, कम था। रिपेयरिंग का काम उन लोगों ने शुरू किया, ऑटो रिपेयरिंग का। इसके माध्यम से फिर तीसरा दुकान खुलवाए हम लोग, थ्रेड हाउस। दोनों का थोड़ा सा पैसा मिला के और वो अपना पैसा मिला के थ्रेड हाउस बनाए। फिर वैसे ही साइकिल स्टोर। ऐसा करके हम लोग एक एक साथी को सर्वोदय के माध्यम से लगाते गए और साथ में पढ़ाई भी करते थे, काम भी करते थे। तो यहाँ पे जब बालोद में कोई आता था नया आदमी, तो सर्वोदय देख के पूछता था कि सर्वोदय है क्या चीज। सर्वोदय के एक नाम चलने लगा, पेट बन गया सर्वोदय जी। और सब छोटे छोटे व्यवसाय करके अपना जीवन यापन शुरू किए। इसके माध्यम से हम लोग टाइपिंग सेंटर के माध्यम से बहुत से लोगों को टाइपिंग सिखाने का काम किया। ऑटो सेंटर के माध्यम से लोगों को ऑटो रिपेयरिंग का वर्क सिखा करके उनको रोजगार से लगाने का काम किया। जो सीख जाते थे उनको दूसरे जगह दुकान खुलवाते थे, तुम अब यहाँ स्थापित हो, यहाँ दुकान खोलो। तो इस प्रकार से हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। और हम लोगों का सोच यही है कि आज लोगों को स्वावलंबन बनाने की जरूरत है। हर जगह नौकरी मिल पाना मुश्किल है। आज पढ़े लिखे नौजवान भटक रहे हैं, बेरोजगारी का आलम बहुत ज्यादा है। लेकिन बेरोजगारी का आलम है करके हम खामोश बैठ जाए, ये भी ठीक नहीं है। हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आज सरकार को भी सोचना चाहिए। सबसे पहले तो 24 साल का जो भी नवयुवक है, पढ़ लिख के निकल गया है, तो उसके लिए व्यवसाय की आवश्यकता जरूरत होना चाहिए। बीच में एक शिक्षा नीति लागू हो रहा था व्यवसाय से संबंधित, वो ज्यादा चल नहीं पाया ऐसा लगता है, अभी कोई सुनाई में आता तो नहीं। तो इस प्रकार से एक शिष्टाचार, जो शिष्टाचार होना चाहिए, सबसे बड़ा बेसिक है शिष्टाचार। आज के समय में शिष्टाचार खत्म होते जा रहा है, जो बहुत ही घातक है। जब तक हम माँ बाप को नहीं पहचानेंगे, जब तक अपने गुरुजनों को नहीं पहचानेंगे, अपने बड़ों को नहीं पहचानेंगे, उन्हीं को भूलते चले गए, तो फिर तो समाज विकृत हो जाएगा। जी।
तो ये सब चीज को रोकने के लिए बेसिक शिष्टाचार, बहुत से स्कूलों में आजकल हमको इसके अंग्रेजी माध्यम में जाना है करके, तो अंग्रेजी माध्यम में जाना ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा शिष्टाचार है, जो मूल भारत का स्वरूप है, उसको बचाए रखना है। जी जी। अच्छा, ये बताइए दुबे जी, महात्मा गांधी और विनोबा भावे जी का ये आंदोलन जो है, सर्वोदय आंदोलन, कमजोर कैसे हुआ? देखिए, लोग भूलते चले गए, कमजोर नहीं हुए। आज भी वो आंदोलन बढ़ सकता है, केवल लोगों का सोच की जरूरत है। जैसे अभी पूर्व सरकार में हमारे माननीय आदरणीय भूपेश बघेल जी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया था रीपा के माध्यम से लोगों को स्वावलंबन बनाने का। दुर्भाग्यजनक एक कोरोना महामारी का यहाँ पे आगमन हो गया, वो उनको 2-2.5 साल वही निकल गया कोरोना में। जो एक बेसिक तैयारी कर रहे थे, वो बेसिक तैयारी में कहीं ग्रहण लग गया। नहीं तो निश्चित ही रीपा के माध्यम से बहुत से रोजगार, लड़कों को रोजगार लगाया जा सकता है, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। रोजगार उपलब्ध होगा तो अर्थ मजबूत होगा, क्योंकि श्रम ही अर्थ का पहिया है, और श्रम कोई काट दिया तो अर्थ मजबूत कैसे होगा। तो ये एक रोजगार के माध्यम से लोगों को रोजगार लगाना, बहुत सा रोजगार का अवसर है, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं है, रोजगार है, करने वाले की कमी है। उस विचारधारा में ढालने की जरूरत है लोगों को। अब आप ही देख लीजिए, पहले बहुत सा बढ़ाई दुकान दिखता था हर एक जगह, आज वो भी देखने को नहीं मिलता। लोग काम ही नहीं करना चाह रहे, सब काम को छोटा समझते हैं। छोटा बड़ा कहीं पे नहीं है, आपका सोच आपको कहां तक के ले जाएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और सोचना आप ही को है बड़ा बनना है। तो बढ़ाई दुकान से लेकर के प्लाईवुड फैक्ट्री तक के पहुंच सकता है, ऑटो सेंटर से लेकर के हम एजेंसी तक के पहुंच सकते हैं। वो हमारी विचारधारा के ऊपर डिपेंड करता है, हम कितना मेहनत करेंगे, और मेहनत तो करना पड़ेगा, फ्री में कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, और ये फ्री में मिलेगा करके सोच के अपना जीवन बर्बाद करना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने काम किया, और आदरणीय भूपेश बघेल जी ने भी अच्छा एक योजना लागू किया था। निश्चित ही सरकार को उस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। पार्टियां तो आती जाती रहती है, लेकिन जो अच्छा चीज है, चाहे कोई भी पार्टी आए जाए, उनको अच्छा चीज को अपना करके आगे बढ़ाना चाहिए। रीपा निश्चित ही बहुत अच्छा माध्यम है रोजगार अवसर पैदा करने का। हमारे यहाँ जीएसटी जब लगा तो उसके पहले बहुत सारे लघु उद्योग थे। छत्तीसगढ़ में तो कम रहा होगा, लेकिन जैसे दिल्ली विल्ली के साथी लोग कुछ आते थे तो वो बताते थे कि हम छोटा छोटा काम करते हैं, कोई बूझ बनाने का, कोई वायर बनाने का, ऑटो से संबंधित बहुत सा काम करते थे वो लोग। तो उसके माध्यम से उन लोगों से भी परिचय हो गया था। जब जीएसटी लगा, और जीएसटी का जो रेट है, तो उसको देख के उनको व्यवसाय बंद करना पड़ा। तो कोई आदमी 4 किलो 5 किलो ला करके छोटा छोटा प्रोडक्ट बना के मार्केट में खुद ही बेच रहा है, खुद ही बना रहा है, तो ऐसे लोगों को बड़ा मार पड़ा है जी। और निश्चित ही इसका अवलोकन करेंगे तो बहुत सा छोटा उद्योग बंद हो गया। जीएसटी का स्वरूप तो ये वन टाइम टैक्स लगना चाहिए जी। भाई एक बार किसी चीज में आप टैक्स लगा दिए तो 10 बार टैक्स और ये वो का जरूरत ही नहीं है। लेकिन जीएसटी के माध्यम से जो टैक्स बढ़ा उससे छोटे लघु उद्योगों को बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये तो कारण बेरोजगारी का ये भी है, और यदि बेरोजगार आदमी रहेगा तो अपराध बढ़ेगा, जो आज देखने को मिल रहा है जी। हमारे समय में एक छोटा सा मर्डर हो जाता था तो साले उस गली में हम लोग घुसना बंद कर देते थे। आप तो आए दिन कहीं भी कुछ भी हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन बेरोजगारी है, और हम रोजगार में कैसे लगाएं, निश्चित ही इसके लिए सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए। 24 साल का कोई भी नौजवान खाली नहीं रहेगा, इसके लिए कानून बनाना चाहिए, इसके लिए अवसर पैदा करना चाहिए। बहुत सारा अवसर पैदा हो सकता है, खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के हमारे जो साथी हैं, हमारे भाई हैं, वो लोग बहुत ही शर्मिला और संकोची हैं। दूसरे प्रदेश के बनिस्बत हमारे यहाँ थोड़ा संकोची लोग हैं, संकोच करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। संकोच मतलब डर वर नहीं है, वो आदर करते हैं।
तो उनके कारण भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो उनको हम आगे कैसे बढ़ाएं? छत्तीसगढ़ में आज बालोद जिला को ले लो, बालोद जिला आज कहाँ पे खड़ा है? जहाँ पे पानी हमारा पर्याप्त है, लोहा का कच्चा लोहा पर्याप्त है, उसके बाद भी बालोद जिला में कोई एक भी उद्योग नहीं है। आप उससे संबंधित उद्योग, छोटा लघु उद्योग खोलना चाहिए। वो लघु उद्योग खुलेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार से सबसे बड़ा बेसिक है लोगों को रोजगार से जोड़ना, जिससे अपराध भी कम होगा और लोगों का आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगा। ये हम लोग सोच के चले थे और बहुत हद तक के हम लोग आपस में सफल भी हैं और सफल हुए हैं, जिसका नतीजा है कि आज हम लोग इस स्तर में। तो क्या आज की युवा सर्वोदय को नहीं समझ पा रहा है? मुझे नहीं लगता कि वो समझ पा रहे हैं सर्वोदय को। यदि समझते तो फिर इस विचारधारा से जुड़ते। इस विचारधारा से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं लोग। आज कहीं पे आप देख लीजिए, कोई संस्था नजर नहीं आता। भाई छोटे संस्था के माध्यम से तो विचारधारा पैदा होता है। विचारधारा पैदा कहाँ से होगा? कहीं पे बैठेंगे, हम लोगों की आपस में बात होगी, अच्छी बात होगी, बुरी बात होगी। अच्छे बुरे लोग तो समाज में रहते ही है। राम के समय में रावण था, कंस के समय में, कृष्ण के समय में कंस था। तो ये तो दोनों एक दूसरे का पर्याय है, चलता रहेगा। तो क्या सर्वोदय का जो मॉडल है आज के जो लोकतंत्र है उसमें फिट बैठ रहा है? फिट बैठता है? बिल्कुल। भारत की जो परिवेश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, सबका विकास, तो इस सोच के यदि लेके चलना है तो सर्वोदय का भावना को लेके हमको चलना चाहिए। सबका विकास हो, सबका उदय हो। जब सब लोग मजबूत हो जाएंगे तो ऐसा ही भारत में किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, मुफ्त बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमको रोजगार देने की जरूरत है। रोजगार को फोकस करना चाहिए। बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आज लोगों को जरूरत है। आज आप ड्राइवर ढूंढने चले जाओ, ड्राइवर नहीं मिलते। पढ़े लिखे आदमी ड्राइवर बनना नहीं चाह रहा है, क्योंकि कानून का बहुत सा ऐसा फंडा है। पढ़े लिखे आदमी यदि चाहता तो ड्राइवरी भी कोई आज बुरा चीज नहीं है। वो चाहे तो उस स्तर को आप ड्राइवरी करके ट्रक का मालिक भी बन सकता है, और बने हमारे लोग, हम लोग खुद बने। तो इस प्रकार से सोच को बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा सा कानून में भी थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। जहां कड़ा होना चाहिए वहां कड़ा होना चाहिए। बहुत सा समय असमय कानून ऐसे बदलते रहते हैं। भाई बाबा साहब का जो संविधान बना है उसमें बुरे लोगों को सजा देने का प्रावधान तो है ही है। ये कोर्ट कचहरी किसके लिए है? उसी के लिए है जो बुरे लोग हैं। तो फिर उसके बाद और तोड़ मड़ोड़, ठीक है, जहां तोड़ मड़ोड़ जहां आवश्यकता है होना चाहिए, लेकिन कई कानून जबरन का बीच में घुसेड़ देना, बना देना, लोगों को परेशान करना, ये सब नहीं होना चाहिए। मुख्य रूप से हिंदुस्तान को उत्पत्ति धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से हुआ है। यहाँ पे जितने निवासी है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में एक है। अब रही बात अपराधी, अपराधी तो सभी कौम में है। उनका तो पेशा ही, उनका तो कोई जाति नहीं होता। अपराधी का तो जाति नहीं होता, उसकी प्रवृत्ति होती है, चाहे वो कोई भी समुदाय में हो। इस प्रकार से है। तो आज हमारे राजनेता को सोचना चाहिए कि हम रोजगार से कैसे लगाएं लोगों को। ठीक है, हमारे पास शासकीय नौकरी नहीं है तो स्वावलंबन की ओर ले जाना चाहिए ना। छोटे छोटे उद्योग धंधा लगवाए। बड़ा आदमी तो पैसा लेके बैंक से खोल लेता है और अपना चालू कर देता है, लेकिन छोटे बेरोजगार जो पढ़े लिखे लोग हैं, करना भी चाह रहे हैं, तो उसके पास साधन नहीं है। तो साधन नहीं है तो फिर अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आज की विलासिता की चीज को देखते हुए आदमी मुफ्त में सब कुछ चाहते हैं, मिल जाए। तो मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलेगा, छोटे स्तर से बड़े स्तर होना पड़ेगा, तभी हो गए। 1984 से लेके वैसे तो आप 10 वर्ष की उम्र से समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन 1984 से जब आप सर्वोदय की स्थापना किए और तकरीबन 20 साल आपका सर्वोदय का वो दौर चला जी, तो उस समय आपके क्षेत्र में, खास तौर से बालोद में, क्या ठोस बदलाव हुआ? आज की परिस्थिति में देखा तो बहुत सा बदलाव हुआ है। पहले जो लोगों का भावना रहता था, एक प्रेम व्यवहार, आज सब लोग केवल भागम भाग में लगे। कहाँ जा रहे हैं किसी को पता नहीं है, लेकिन भाग सब रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये बदलाव बहुत ज्यादा हो गया है। आजकल लोगों को फुर्सत नहीं है। फुर्सत मिल भी गया तो मोबाइल लेके बैठे, कुछ काम करना चाहते नहीं है।
तो ये बदलाव जो हुआ है वो घातक है। आजकल आप देख लीजिए, आजकल के नौजवान दिन भर व्हाट्सएप और फेसबुक में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। इसका लगने का कारण कुछ गंदा चीज इसमें परोसा जा रहा है जो शराब से भी घातक है। आज समाज के लिए यदि घातक है तो गंदा चीज जो परोसा जा रहा है, अच्छे चीज को तो पकड़ते नहीं। मोबाइल में अच्छा चीज भी आता है, अच्छा ज्ञान की बात भी मिलती है, बहुत सा चीज जो जानकारी नहीं है वो भी मिलता है, यदि अपन उसको देखें तो वो भी मिलता है। उसके साथ साथ जो गंदा चीज परोसा जा रहा है उसको बैन लगाना चाहिए। चाहे वो कहीं भी फेसबुक में गंदा चीज आए तो, गंदी बात आए तो उसको नहीं दिखाना चाहिए, और कहीं पे कुछ भी आंदोलन नहीं हो रहा है उसको भी बढ़ा चढ़ा के जो दिखाने का काम फेसबुक में करते हैं, व्हाट्सएप में करते हैं ना, उसमें भी बैन लगाना चाहिए ताकि समाज में विकृति पैदा ना हो। मैं ये पूछ रहा था, उस 20 साल में आपके माध्यम से, आपके सर्वोदय के माध्यम से क्या कुछ ठोस बदलाव हुआ कि बालोद में? बालोद में देखिए, ठोस बदलाव तो बालोद में कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम लोग जो करते थे उस समय समाज सेवा का काम करते थे, आज का जनरेशन बताए ना वो करना चाह नहीं रहा है, क्यों करना नहीं चाह रहा है वही समझे। उस समय हम लोगों को जो शिक्षा दीक्षा मिला, वो शिक्षा दीक्षा निश्चित ही हम लोगों को जीवन में काम आया है। तभी तो हम लोग ये सोचे और किए भी है। ये सोच पैदा करना जरूरी है। ये जो छोटा छोटा संस्था बताए ना कि छोटे संस्था के माध्यम से एक सोच पैदा होता है। तो क्या उस दरमियान जब आपकी टीम थी तो उस दरमियान क्या आपने भूमिहीनों या मजदूरों के लिए भी संघर्ष किए? हाँ, मजदूरों के लिए हम लोग संघर्ष किए। कुछ दिन हम लोग आदरणीय स्वर्गीय योगी जी के साथ भी रहने का अवसर मिला जी। अब वैसे भी कांग्रेस में हम लोग आदरणीय भेंडिया जी, स्वर्गीय भेंडिया जी, स्वर्गीय जालम सिंह जी पटेल, स्वर्गीय गुरु जी, स्वर्गीय लोकेंद्र यादव जी के साथ में रहने का अवसर मिला है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारी चीज, जैसे पहले जो विकास आज बोलते हैं लोग, विकास नहीं हुआ कांग्रेस के समय में। कांग्रेस ने 50 साल में क्या किया या 60 साल 70 साल में क्या किया? कांग्रेस 70 साल तो पहले राज किया नहीं, 50 साल जरूर किया है। उस 50 साल में इतना आर्किटेक्चर खड़े किए हैं, वो आज देश में दिख भी रहा है। भाई आज ये बता दीजिए, अभी 14 साल में कितने बांध बने हैं बता दे सरकार। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कितने हिंदुओं को क्या ऐसा अलग सा कानून बन गया हिंदुओं के लिए जिससे हिंदुओं को बड़ा फायदा हो रहा है, या मुस्लिमों को दबाने के लिए कोई ऐसा कानून बन गया जिससे मुस्लिम खामोश हो गए। और दबाने और बढ़ाने की बात ही नहीं है। यदि आदमी अच्छा है तो उसको सबको बढ़ाओ, सभी का देश है। और जो गलत कर रहे हैं उनको बोरिया बिस्तर लो और रवानगी करो यहाँ से, मुआवजा दो, निकाल दो, रखने की जरूरत नहीं। भारत के खिलाफ जो भी आदमी काम कर रहा है, इस देश के खिलाफ काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी कौम का हो, उनको मुआवजा दो, उनको रवानगी करो यहाँ से, रखने की जरूरत नहीं है। जो भारत को डिस्टर्ब करेगा ऐसा आदमी, भारत के पीठ में छोरा भोंकने वाले लोगों को रखने की आवश्यकता ही क्या है? इसके लिए नियम बनाए ना, निकाले बाहर करे लोगों को। इसके लिए कौन रोक रहा है? भाई आपको पसंद नहीं है, हिंदुस्तान की कानून पसंद नहीं है, हिंदुस्तान के लोग पसंद नहीं है, तो फिर आप जहां जाना चाहते हैं जाइए, स्वतंत्र हैं आप। ये कानून ठोस बनाना चाहिए। तो जिस समय आप मजदूरों के लिए संघर्ष किए तो उस समय क्या सरकार से कुछ टकराव भी होता था? सरकार से टकराव तो होता था, छोटा मोटा टकराव होता ही रहता था। सरकार जो भी रहेगा, हम लोग कांग्रेस के थे तो भी से यदि जरूरत पड़ता था तो हम लोग टकरा जाते थे, उसको सोचते नहीं थे हम लोग कि हम कांग्रेसी। इसलिए कांग्रेस के बाद जहाँ पे गलत लगे वहां पे गलत बोलने का क्षमता हम लोगों में था, और इसलिए था कि हमारा संगठन क्षमता अच्छा था, मजबूत था, इसलिए हम लोग बोल पाते थे। हमारे लीडरों से हम लोग डिस्कस कर लेते थे कि ये नहीं ये सही है, ये नहीं ये सही है। बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों के लिए सर्वोदय के पास क्या समाधान है वर्तमान में? बेरोजगारी और पलायन के लिए सबसे बड़ा स्वावलंबन छोटे छोटे लघु उद्योग की स्थापना होना चाहिए। बेरोजगार इंजीनियर हैं, वो जिस ट्रेड से लगे हैं उस ट्रेड के माध्यम से बहुत सा ऐसा रोजगार है। टेक्नोलॉजी के मामले से आज हमारे यहाँ चावल उत्पादन बहुत होता है,
चावल उत्पादन के माध्यम से आजकल बाहर देशों में तो मैगी वगैरह खाते हैं लोग, तो नूडल्स हमको बनाना चाहिए, हमको भेजना चाहिए बाहर बना के। जैसे एक साधारण सा चीज ले लो, गोबर खरीदी का काम आदरणीय भूपेश बघेल जी ने चालू किया था। आज उस गोबर का महत्व लोग समझने लग गए हैं, उससे बहुत सा चीज बनता है। वो बना के यदि हम विदेशों में इसका भी सप्लाई करें ना, इसका भी सप्लाई होगा जी। लेकिन इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, मार्केट सरकार को खोजना पड़ेगा। आप बेरोजगारों को रोजगार में लगाइए, उसका सामान खरीदी का एक केंद्र ही खोल के रखिए, ताकि वो जितना प्रोडक्शन कर रहा है आपको दे और आप उसको आगे वो करें। तो ये जब हम करेंगे ना तो पलायन भी रुकेगा। आपका ईटा भट्ठा है, ईटा भट्ठा में लोगों की जरूरत पड़ता है, तो उसमें भी हम पढ़े लिखे हुए लोगों को जोड़े, ड्राइवरी में अच्छा ट्रेनिंग देके पढ़े लिखे लोगों को जोड़े, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नहीं तो बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अपराध में कमी आने वाला नहीं है। हर आदमी को विलासिता का चीज चाहिए, मोटरसाइकिल है तो उसको कार चाहिए, कार है तो और बड़ा कार चाहिए, ये लोगों का सोच है। लेकिन अर्थ कहाँ से पैदा होगा ये नहीं मालूम, तो फिर वो अपराध जगत की ओर चले जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए हर 24 साल का नौजवान है तो सरकार की जिम्मेदारी बनता है कि उसको हम रोजगार में कैसे लगाएं। नहीं लगता तो उसके लिए आप कड़ा कानून पारित करिए, तभी तो अर्थ मजबूत होगा, लोग मजबूत होंगे, देश मजबूत होगा। सर्वोदय और राजनीति की बात करते हैं तो सर्वोदय जो है राजनीति से दूरी क्यों रखते हैं? देखिए, सर्वोदय मूल रूप से एक सेवा भावी संस्था है, वो केवल उसका माध्यम सेवा है। और राजनीति जो है वो थोड़ा सा हटके है। राजनीति में देखें तो अभी का जो स्वरूप है, आज पहले जब राजनेता बनते थे तो अच्छा काम करने वाला आदमी राजनेता बन जाता था, अक्सर वही लोग बनते थे। समाज का काम करने वाला, समाज के बीच में रहने वाला। आज एक बड़ा चलन हो गया, पैसे की जरूरत है। अब जब एक राजनेता 5 करोड़ 10 करोड़ लगा के चुनाव जीतेगा तो वो अच्छा काम करेगा कैसे, पहले बताइए। जी, नहीं करेगा, करेगा ही नहीं। अब आप डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, अपना घर दरबार बेच करके आप डॉक्टर बन रहे हैं, तो आप कैसे सेवा भाव करेंगे? जी। तो ये बहुत सा चीज, आज सरकार ही डॉक्टरी में सबसे ज्यादा पैसा लगता है। शासकीय हॉस्पिटल का हालत बस से बदतर है। हम 5 लाख रुपए का कार्ड बना दिए फ्री इलाज करके, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो वो नहीं बना करके हम शासकीय हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर क्यों अच्छा मजबूत नहीं कर सकते जिससे लोगों को फायदा हो? ये ज्यादा जरूरी है ना जी। ना कि वो कार्ड बना दिए, आखिर कार्ड का पैसा कहां से आएगा? तो वो स्ट्रक्चर को मजबूत करे ना। डॉक्टर जाना नहीं चाहते शासकीय में, शासकीय में इसलिए नहीं जाना चाहते, वो करोड़ों रुपया अपना घर दरबार बेच माच के तो डॉक्टर बना रहता है। अब वो शासकीय नौकरी में उसके हिसाब से उनको पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो जाना नहीं चाहते। तो सरकार शासकीय जो है अस्पताल, उसके लिए डॉक्टर की पढ़ाई फ्री करे ना, बनाए, अच्छा डॉक्टर बनाए। उनको केवल शासकीय हॉस्पिटल में आपको काम करना है वहां पे लगाए, उसमें छूट दे सरकार, पढ़ाई में छूट दे, तब तो जीवन स्तर आगे बढ़ेगा। तो क्या सर्वोदय नेता को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, चुनाव लड़ने का, चुनाव और इसका तो मुद्दा अलग है। चुनाव लड़के काम सर्वोदय के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाएगा आज के समय में। आज सही आदमी यदि चल रहा है तो फिर दिक्कत बहुत सारी है, और जो आदमी अच्छा करेगा वो हर कोई को खुश नहीं कर सकता, उसकी दुश्मनी ज्यादा रहेगी लोगों से। और रही बात राजनीति का, राजनीति में मैं भी रहा हूँ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, आदरणीय भूपेश बघेल जी के साथ में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का भी अध्यक्ष था, छात्र नेता भी था। अभी मैं किसान कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष था। उसके बाद मेरे को इलेक्शन के 2 महीना पहले जिला कांग्रेस का कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसमें पूरे जिला में 3 विधानसभा और नगर पंचायत, नगरीय निकाय का चुनाव, जिला पंचायत, जनपद, सारी चुनाव हम लोग जीते। हमारे साथियों के बलबूते पर, हमारी टीम अच्छी थी, तो उसके बलबूते पे हम लोगों ने सारी चुनाव
जीत हासिल किए और सरकार भी प्रदेश में बना, सरकार भी अच्छा चला, सरकार का सोच भी सही था। तो आज की जो मुख्य धारा जो पार्टी है उससे कितना मतभेद है, वैचारिक मतभेद कितना रखते हैं? दोनों पार्टी में, सर्वोदय में। आप सर्वोदय नेता के हिसाब हाँ, से? तो उसमें एक विचारधारा बताया मैं, जैसे कांग्रेस से हम जुड़े कैसे। जी। हमारी विचारधारा भी उस समय सेवाभावी था और कांग्रेस पार्टी भी उस समय बहुत ज्यादा सेवाभावी था। जी जी। जो आज कुछ कम है, इसको नकारा नहीं जा सकता। मेरी बातों से किसी बुरा लगे तो फर्क भी नहीं पड़ता, जो लेकिन जो सच है उसको बोलना चाहिए। जी। पहले हम लोग शिविर लगाते थे, नेत्र शिविर लगाते थे, फलोरिया का शिविर लगाते थे, बहुत सारा शिविर के माध्यम से हम लोग जनता का वो सेवा करते थे। उसके माध्यम से हम लोग घर तक के पहुंचते थे, लोगों से मिलने जुलने का अवसर प्राप्त होता था, लोग समझते थे। तो कांग्रेस बहुत मजबूत था उस समय, तभी तो 50 साल राज किया है। कांग्रेस में कुछ था तभी तो 50 साल राज किया। उस समय के राजनेता आज जितना स्ट्रक्चर खड़े किए हैं, एम्स, ITI और क्या बोलते हैं, बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर आपका किसानों के लिए, बांध, बड़े बड़े काम किए, रेलवे का विस्तार, ट्रांसपोर्टिंग का विस्तार जी। और आपका BSNL, हवाई अड्डा, ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उस समय के लीडरों ने बगैर साधन के भी ये सब चीज उपलब्ध करवाए। ये बहुत बड़ी बात है। आज लोग एकदम आसानी से बोल देते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने बहुत किया है, तभी तो आज लोग बेचने में लगे हैं उसको, और बेच रहे, दिख रहे। आप बोलते हो कि हिंदू मुस्लिम करने से क्या देश आगे बढ़ जाएगा? गलत है। उसके लिए बाबा साहब का भी संविधान बना हुआ है, उसको सजा दो। उसको कौन रोक रहा है? गलत तो हर समाज में है ना। क्या हिंदू में नहीं है, क्या मुस्लिम में नहीं है, क्या सिख में नहीं है, क्या ईसाई में नहीं है? लेकिन वो सामाजिक आदमी नहीं है, वो विकृत आदमी है जिसका सोच सही नहीं है, इसलिए वो अपराध करता है। अपराध को रोकने के लिए पूरा संविधान में गुंजाइश है। कोर्ट कचहरी और दुनिया भरे का बना है, उसी लोगों के लिए तो बना है, शरीफ लोगों के लिए थोड़ी कोर्ट कचहरी और ये है। तो ये सब चीज करना चाहिए। आलोचक ये कहते हैं कि सर्वोदय नेता जो है केवल नैतिक बातें करते हैं, नैतिक भाषण देते हैं, संघर्ष नहीं करता। आपका क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अब बहुत से लोग, जैसे हम बताएं ना, हम विनोबा भावे जी के विचारधारा में लग गए और काम किए, तो हमारा सोच गलत नहीं रहता तो ये काम ही नहीं करते। जैसे हम अभी 5 साल पहले आप देखे होंगे, जलकुंभी से भरा पड़ा था नदी। वो जलकुंभी के सफाई के लिए एक पत्रकार मेरे से प्रश्न किया कि भाई इसमें जलकुंभी है और इसकी सफाई कैसे होगी, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे बोलने से यदि नदी का सफाई हो जाएगा तो मैं बहुत कुछ बोल दूंगा। तो बोले कैसे होगा? तो मैं बोला, आओ, आप प्रश्न कर रहे हो और आप चाहते हो कि नदी सफाई हो और मैं भी चाहता हूँ नदी सफाई हो, दोनों भाई घुसते हैं नदी में और साफ करते हैं, नदी सफाई हो जाएगा। और हमने किया, पत्रिका का एक बड़ा टेंट लगा। वो पत्रकार भी सतीश रजक पत्रिका के थे, आज भी है, उनसे पूछा जा सकता है। और बहुत बड़ा कैंप लगा, हम लोगों ने करीबन 2-3 महीना सफाई अभियान किए यहाँ पे। उसमें रेड क्रॉस के बच्चे भी जुड़े, बहुत से सामाजिक संस्था आया, सब मिलकर के नदी को एक बार हम लोग पूरा साफ किए थे और पूरे हिंदुस्तान में टॉप 10 में, पूरे मीडिया में चला भी है वो। तो ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग संस्था के नाम से, कई लोग समाज के नाम से अपना वजूद बनाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। तो ऐसे लोगों का तो बात ही अलग है। और उसमें लोग बोले कि सर्वोदयी लोग नहीं। अब आज कांग्रेस है, कांग्रेस में अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी होंगे। अब बुरे लोग गलत काम करेंगे तो उसमें कांग्रेस पार्टी को थोड़ी बदनाम कर दोगे। बुरा आदमी तो व्यक्ति है ना, पार्टी तो नहीं। पार्टी की सोच तो अच्छी है। आज राहुल गांधी जी 3000 किलोमीटर का जो सफर तय किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, निश्चित ही सराहनीय काम है वो। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, यहाँ के लोग खुशहाल हो, जो जिसके कारण आज हम लोग आज़ाद हुए हैं। आज़ादी का मतलब क्या था? आज़ादी का मतलब तो यही था ना कि अंग्रेज टैक्स वसूलते थे, प्रताड़ित करते थे हमारे हिंदुस्तानी लोगों को, उससे मुक्ति दिलाना। और हमारे लोग मुक्ति दिला के फिर करेंगे क्या?
खुशहाल जिंदगी जिएंगे, यही तो सोच रहा होगा ना। तभी तो बहुत से हमारे पूर्वज फांसी चढ़े हैं। जी जी। तो आज जो उनके सोच को यदि हम वापस उसी तरफ मोड़ दें अंग्रेजों की तरह, तो गलत बात होगा। और आज भारत जो है, भारत को भारत बनाने की जरूरत है। यहाँ की परंपरा है, यहाँ की जो संविधान परिधान है, जो एक दूसरे देश को सीख देता है, आपसी भाईचारा है, ये भाईचारा खराब ना हो। गंदे लोगों को बाहर करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। जो भी अपराधी है, जो भी देश के खिलाफ काम करता है, उस आदमी को यहाँ से रवानगी करे। जिस देश में रहना चाहता रहे वो, लेकिन हमारे देश की वातावरण को खराब करने की कोशिश ना करे, ये हमारी सोच होनी चाहिए। सर्वोदय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी कैसे रही है? हम लोग जब थे तो उस समय तो कम था, उस समय थोड़ा सा एक संकोच भी था, महिलाएं जल्दी सामने आती नहीं थी। आज वो परिस्थिति नहीं है, आज का परिस्थिति अलग है। लेकिन इस धारणा और इस विचारधारा में मोड़ने के लिए हिम्मत की जरूरत है। और जब अच्छा काम करोगे तो बहुत कम लोग साथ देते हैं। बुरा काम करने वाले के साथ तो बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन अच्छा काम में ऐसा लगता है कि ये फालतू का काम है, क्योंकि अपने जिंदगी से ज्यादा दूसरे को देने की बात रहती है इसमें, अपने को मिलने का चांस कम रहता है। लेकिन हाँ, ये अच्छा करने से कहीं ना कहीं ऊपर वाले का बैलेंस बनता है, जिसके कारण हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। वो हमको समझ नहीं आता। आप काफ़ी समय से राजनीति में हैं और सर्वोदय के माध्यम से समाज सेवा करते आ रहे हैं। तो पहले के जो स्थानीय जो विधायक सांसद हुआ करते थे और आज के सांसद विधायक जो हैं, तो उनमें बेसिक बुनियादी जो अंतर है, क्या दिखाई देता है? मेरे को जो अंतर नजर आता है, पहले जो विधायक या मंत्री थे उस समय डेवलपमेंट की बात भी अधिक होती थी, पैसा था नहीं, डेवलप करना था जी। तो लोग किसान के हित में बहुत सोचते थे। आदरणीय स्वर्गीय भेड़िया जी के साथ हम लोगों का बैठना उठना जब रहता था, हम लोग तो छोटे थे, बच्चे थे उस समय, फिर भी हम लोगों को पास में बैठाते थे तो सुनते थे उनका बात कि यहाँ से कहाँ पे हम कौन सा डैम बनाए तो कितना खेत पल जाएगा, कहाँ पे कैसा नाली निकाले, कुलापा बनाए, कौन सा स्कूल हम सुदृढ़ करें कि लोगों को वहाँ पे अच्छा सुविधा मिलेगा, पढ़ने में लोग इंटरेस्ट लेंगे। पहले शासकीय स्कूल तो था और शासकीय स्कूल में ही आजकल बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर उस समय से बने हैं, ऐसा तो नहीं है उस समय बने ही नहीं। आज प्राइवेट स्कूल और शासकीय स्कूल का स्तर देख लो, तो इसके लिए भी वो लोग सोचते थे। वो सोच आज हमारे को होना चाहिए कि हम शासकीय स्कूल को मजबूत कैसे करें। सबसे बड़ा बुनियादी चीज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीन ही चीज समाज में मुख्य रूप से आज है। तो ये तीनों चीज को हमको सुदृढ़ करना पड़ेगा। हमारा शिक्षा नीति अच्छा हो, हमारा शिक्षा अच्छा हो, हमारा स्वास्थ्य के लिए अच्छा व्यवस्था हो और रोजगार का अवसर मिले लोगों को। ये तीन चीज प्रमुख है। तो मेरे पूछने का मतलब ये था कि पहले के जो विधायक सांसद हुआ करते थे और आज के जो विधायक सांसद हैं, उनमें मूल रूप से क्या अंतर दिखाई देता है? उनके विचारों में, सोच में क्या फर्क नजर आता है आपको? देखिए, पहले के विधायक और अभी के विधायक मंत्री में नजर बताए ना, उस समय पैसा था नहीं जी, लोग सोचते ज्यादा थे। आज का यदि विधायक मंत्री है तो पैसे का भरपूर व्यवस्था है, कोई भी काम आसानी से करवा ले रहे हैं और हो भी जा रहा है, विकास हो भी रहा है, दिख भी रहा है। और उस समय व्यवस्था पैदा करना पड़ता था कि हम कैसे करें। कई काम उस समय सार्वजनिक, जैसे बड़े लोग रहते थे उनके द्वारा दान से बनता था, स्कूल दान से बनता था। स्कूल के लिए पैसा नहीं था तो स्कूल के कमरे फलाना द्वारा प्रदत्त लिखा हुआ रहता था, आप देखे होंगे। गेट में लिखा रहता था कि फलाना द्वारा दान किया गया। तो इस तरह से पहले हमको करना पड़ता था, हमारे विधायक मंत्री को करना पड़ता था। लेकिन आज भारत डेवलप है और डेवलप है तो इसके लिए ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन असली वही था, उससे भ्रष्टाचार भी कम होता था। जब लोग अपना पैसा देते थे दान से और बनवाते थे तो उसमें एक अलग लगाव रहता था। आज शासकीय जो पैसा है
उसका मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, कम से कम 50% तो चला जाता है इधर उधर में। 50% में विकास कैसे होगा? ये एकदम सच्चाई है। कहां कहां बढ़ता है हर लोग जानते हैं, कहां कहां पैसा जाता है हर लोग जानते हैं। बोल कोई नहीं सकता, रोक कोई नहीं सकता। भ्रष्टाचार की बात सब करते हैं, भ्रष्टाचार चलते रहेगा। शिष्टाचार में बदल गया, अब शिष्टाचार में बदला, अब तो अधिकार में बदल गया कई जगह। आप बता रहे थे कि स्वर्गीय झुमुकलाल जी भेड़िया जब उद्योग मंत्री थे तो बैठते थे तो कहाँ खुलापा लगाना है, कहाँ क्या करना है, इस तरह की बातें होती थी। तो आज के विधायक क्या इस तरह की बात पूछते हैं, या सिर्फ चुनाव के समय हम चुनाव कैसे जीतेंगे इस पे ज्यादा नजर रहता है? आज के लोग बताए ना, पैसा है काम हो जाता है ना। उस समय पैसा नहीं था इसलिए ज्यादा सोचना पड़ता था। उस समय का परिस्थिति अलग था, आज का परिस्थिति अलग है। उस समय पार्टी मजबूत होने का एक कारण भी वो था कि आपस में छोटे से छोटा, अब हम बता रहे हैं ना, हमारी उम्र कितनी थी उस समय, उद्योग मंत्री थे तो मुश्किल से हम लोग 20-21 साल के रहे होंगे। और उस समय हम लोगों को साथ में बैठाते थे, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो देखे हैं उसको हमको बोलना चाहिए और उस चीज को हम बोल रहे हैं। आज भावना के ऊपर डिपेंड करता है। उस समय करप्शन की बात करते हैं लोग, पैसा था नहीं तो करप्शन कहां से होगा? पैसा तो था ही नहीं तो करप्शन किस चीज का होगा? भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना कि कांग्रेस ने बहुत भ्रष्टाचार किया, पैसा था नहीं तो भ्रष्टाचार कहां होगा? ये तो भ्रष्टाचार का आलम 25-30 साल से ज्यादा बढ़ा है। उसके पहले इतना भ्रष्टाचार नहीं था जितना आज है। अंत में हम चाहेंगे कि युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो रोजगार की ओर ध्यान दें। रोजगार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी छोटे काम से अपनी जिंदगी का स्टार्ट करे और छोटी काम करते करते वो जितना आगे ले जाना चाहे, हर काम में बड़ा ग्रोथ है। चाहे वो ऑटो सेंटर खोल ले, ऑटो सेंटर से वो एजेंसी के मालिक तक के जा सकते हैं यदि उसमें काबिलियत है। ट्रक ड्राइवर भी कोई वो खराब चीज नहीं है, उससे भी यदि अपना जीवन यापन शुरू करता है तो भी आगे तक के ट्रक का मालिक बना देगा उसको। केवल अपने आप को तटस्थ और अपने काम के प्रति वफादार रहना पड़ेगा। यही मैं संदेश देता हूँ कि काम बहुत है, बेरोजगारी का आलम छोड़ के रोजगार में लगने का काम युवाओं को करना चाहिए और वही जीवन का सार है और आज नहीं तो कल उनको करना पड़ेगा। तो ये थे वरिष्ठ सर्वोदयी नेता और कहा जाए कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कृष्णा दुबे जी। क्या सर्वोदय आज के दौर में विकल्प बन सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए लोक असर। मैं हूं दरवेश आनंद। नमस्कार। नमस्कार।